He's an Indian national. He's a renowned cardiovascular and cardiothoracic surgeon. A graduate from King George Medical College and subsequently trained and practiced at New York University Medical Center, Manhattan, USA, from 1971 to 1988, where he obtained a diploma from American Board of Surgery and an American Board of Cardiothoracic Surgery. Dr. Naresh Trehan is the Chairman and Managing Director and Chief Cardiac Surgeon at Medanta, the Medicity, a 1,500-bedded multi-super specialty institute which offers cutting-edge technology and state-of-art treatment facilities at an affordable price. The institute is governed under the guiding principle of providing medical services to patients with care, compassion, and commitment. Dr. Naresh Trehan founded the Escort Heart Institute and Research Center, where he was the executive director. Escort was conceptualized, created, and managed by Dr. Trehan from November 1987 to May 2007. Dr. Naresh Trehan has received many prestigious awards, including the country's most decorated civilian award, that is Padam Shri and Padma Bhushan Award, presented by the Government of India. Dr. Naresh Trehan was the president of International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery, Minneapolis, USA 2004-2005, and has also received honorary doctorate degrees from these three prestigious universities. It's an immense pride and honor to introduce you, sir. Thank you so much for taking out your precious time. On behalf of everyone, I welcome you, sir. Thank you. Thank you, Puneet. और अब मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब से निवेदन करूंगा, जिनका राजस्थान से विशेष लगाव रहा है, और मुझे याद है कि 1988 में यूएसए से आने के बाद आपने भैरव सिंह जी शेखावत के आग्रह पर जयपुर में भी आपने 1990-1991 में आपकी सेवाएं हम लोगों को मिली है। डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब। डॉक्टर साहब हमारे बीच में ही हैं और डॉक्टर साहब शीघ्र ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल ही जा रहा था। हाँ, सो ऐसा है कि जब मैं वापस आया है अमेरिका से 1988 में, तो ऐसा था कि जो हिंदुस्तान हम छोड़ के गए थे 20 साल पहले, वैसा दिल्ली का माहौल वैसा नहीं था जब हम आए वापस, क्योंकि जो फैमिली फीलिंग थी, जो फीलिंग है कि एक दूसरे के संबंध में, अपनी कल्चर में, वो सारा कुछ बदल गया था। पर मैंने जब देखा कि राजस्थान में, और खास करके भैरव सिंह शेखावत में जो देखा मैंने, कि वो जो पुरानी वैल्यू सिस्टम अभी भी कायम था। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि आप राजस्थान के लिए भी करो जो आप इंडिया के लिए करने आए हो, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हमने कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी शुरू करी उस जमाने में। अभी तक एक्चुअली मेरी हार्ट लंग मशीन अभी भी वहीं पड़ी हुई है कहीं। तो इसीलिए मैं हर वीकेंड आता था और वहां पे सर्जरी जो अच्छी टीम थी उनको सिखाते थे, और वो सारी टीम अब ग्रो होके सब जगह कहीं कहीं गए हुए हैं। पर एसएमएस में अब जो पहले 0 होता था, अब वो 1000 तो एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं और 500 के करीब हार्ट सर्जरी भी कर लेते हैं। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए जब मुझे बोला गया कि आप लोग राजस्थान के हैं, मैंने कहा मैं बहुत खुशी से बात करूंगा। तो अब आप ये समझें कि हम सारे एक ही चीज से परेशान हैं। जो परेशानी लास्ट ईयर शुरू हुई, फिर उस टाइम इमीडिएटली लॉकडाउन हुआ। हमें कुछ पता नहीं था कि ये कोरोना क्या चीज है, पर फिर भी हमने जल्दी से जल्दी, क्योंकि लॉकडाउन से मौका मिला कि हॉस्पिटल्स को चेंज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ये तादाद में ऐसा किया गया कि भाई कोविड की कर सके हम।
और क्या हुआ था कि फरवरी के एंड मार्च में जब 14 इटालियंस जयपुर में पाए गए जिनको कोविड था, वो पहला ग्रुप था जिसमें ये डायग्नोस हुआ, तब मोदी जी ने फोन किया मुझे कि डॉक्टर साहब ये मिले हैं, इनको ठीक करो, ये देशभक्ति का टाइम है। तो हमने तब से शुरू किया कोविड का इलाज करना। जो पहले 14 पेशेंट ही हिंदुस्तान में मिले थे। तो एनीवे, उसके बाद जो ये लॉकडाउन के माध्यम से हमारी तैयारी भी हुई, दवाइयां भी हुई और कुछ समझ भी आ गया कि कोविड का जो इलाज कैसे कैसे और क्यों लोगों को क्या तकलीफ होती है, उसका कैसे इलाज करना है। तो हम सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों को बहुत तादाद में ठीक किया गया और कुछ मृत्यु भी हुई। जब आंकड़े कम हो गए तब हम लोगों ने ये सब ने सोचा कि भाई अब तो इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जब लॉकडाउन खुलने लगा तो लोग अपने मिलने जुलने लगे, कुछ शादियां होने लगी, कुछ रिलीजियस इवेंट होने लगे, कुछ इलेक्शन होने लगी। इससे जो है वो, और साथ साथ जो पहला वायरस था उसमें चेंजेस आने लगे जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो उसने भी अपना रूप बदल लिया और बहुत भयंकर हो गया ये। तो अब दूसरी वेव जो आई, जो नॉर्मली 30-32 हफ्ते के बाद आती है, उसने तो काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है हिंदुस्तान को, सबको। और कोई भी फैमिली में ऐसा नहीं लगता मुझे जिसमें किसी फैमिली मेंबर की या दोस्त की या कोई रिलेटिव की डेथ ना हुई हो। तो ये बहुत सारा डेवस्टेशन हुआ है। पर ये हुआ इसलिए था कि हमने लापरवाही करी और कोई इवेंट्स जो आए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, जिन्होंने इसको और भी फैलाया, जैसे कुंभ हुआ या इलेक्शन हुए या हुआ। तो अब जब इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि जहां पे आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग तकलीफ में आए, अब उसकी संख्या कम हो रही है, तो अब आगे क्या करना है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये है। तो इससे ये लोगों को अब भय भी होना चाहिए, बहुत फिक्र भी होना चाहिए, पर पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये जो वायरस है ये अभी गया नहीं है। वायरस एक तो है और ये भी नहीं पता कि ये क्या क्या रूप बदलेगा, क्योंकि जो जो म्यूटेशन पाए जा रहे हैं उससे और भी ज्यादा भयंकर बीमारी हो रही है दुनिया में। तो इसलिए एक ही चीज हम सबको करनी है, वो अपना मास्क अभी नहीं उतारना है। मास्क सारा टाइम आप घर से बाहर जाएंगे तो अगर जो नॉर्मल जा रहे हैं तो एक N95 मास्क होना चाहिए। अगर जो आप कहीं भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो इसको डबल मास्किंग कहते हैं, एक N95 और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क होना चाहिए कि डबल प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि ये प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगा जब तक हिंदुस्तान की 70% जनता को वैक्सीन नहीं लगेगी। तो एक तो वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं उसको डबल करके हमें करना है, उसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि छोटे उम्र के लोगों को भी बहुत बुरा हुआ। बहुत सारे लोग जो 29, 30, 40, 45 साल के हैं उनकी भी मृत्यु हुई है इस दौर में। तो इसीलिए आप और अपनी फैमिली को सबसे बड़ा फर्ज हमारा ये है कि पहले हम अपने आप को सेव करें। अपने आप को सेव करेंगे, सब लोग करेंगे तो ये फैलेगा नहीं। अगर जो फैलेगा नहीं तो फिर हिंदुस्तान को ये राहत मिल सकती है कि आने वाले टाइम में हम कुछ ठीक हो जाएंगे। अब मैं ये तो मैंने आपको जनरल बातें बताई। अब तीसरी वेव का सबसे बड़ा फिक्र है, और तीसरी वेव डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि वो जैसे हिस्टोरिकली 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में 32 हफ्ते का फर्क था, और वही फर्क हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव में है आज। और वही अमेरिका में भी हुआ था, वो यूरोप में भी हुआ था, और उसकी तीसरी वेव जो है उसकी भी संभावना है कि वो 30-32 हफ्ते के बाद आएगी। तो हमारे पास ये विंडो है कि हम अपनी तैयारी रखें कि अगली वाली वेव को बंद ही कर दें या बहुत कम कर दें उसके आने से पहले। तो आज के दिन में पहले आप देखोगे कि जब ये 4 लाख की तरफ ये संख्या गई अडे,
तो पहले तो लोग काफी बीमार हुए, बेड्स की कमी हुई, बेड्स नहीं मिल रहे थे, बेड्स भर गए, हॉस्पिटल्स ने अपने आप को खाली करके सारे लोगों को कोविड को एडमिट किया और उनको ऑक्सीजन की जरूरत इतनी थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और उस पे भी बहुत तकलीफ हुई सब लोगों को और कुछ डेथ्स भी हो गई ऑक्सीजन की कमी से। उसके बाद जब ये लोग बीमार हुए और जोर से बीमार हुए तो आईसीयूज के ऊपर बहुत पड़ा, तो वेंटिलेटर बेड, तो उस मुसीबत से निकले तो अब वो म्यूकोमाइकोसिस हो गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ये जो दौर रहा है ये बहुत ही भयंकर और डिस्ट्रक्टिव हुआ है। अब हम म्यूकोमाइकोसिस को, जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, कई तरीके के फंगस भी होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अब दवाइयां भी आ गई हैं क्योंकि हिंदुस्तान में दवाइयां नहीं थी, अब दवाइयां आ गई हैं तो उनका अच्छी तरह से इलाज हो रहा है। पर हमें ये सोचना है आप कि अगर जो हमने अपनी लापरवाही से, हमने ही नहीं डॉक्टरों ने भी गलती करी कि इतनी ज्यादा जोर से वार्निंग नहीं दी उस टाइम कि आप लोग बिल्कुल भी अपना जो गार्ड है उसको रिलैक्स नहीं करना है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ लापरवाही करी कि कुंभ वगैरह जैसी चीजें होती रही और इलेक्शन भी होते रहे। तो अगर जो उसकी इतनी भारी प्राइस हम सब ने पे करी है तो अब हमें सब कुछ करना है कि जो आगे वाले टाइम में वो ना हो, कुछ ना हो और हम इससे बच जाएं। तो इसका फैक्ट ये है कि हमारे पास क्या क्या हथियार है। एक तो हमारा खुद का हथियार है जो मैंने अभी बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा हथियार है जो आज के दिन इफेक्टिव है, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो आपने चाहे पढ़ा होगा चाहे सुना होगा। ये अभी अमेरिका से, यूरोप से हमने अब हिंदुस्तान को उपलब्ध हुई है, वेदांता में भी शुरू कर दिया गया है और कई लोगों को लगी है। इसका एक प्रिंसिपल है कि अगर जो आज के दिन किसी को बदकिस्मती से संक्रमण होता है, जब उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो, उसी वक्त या उसके नेक्स्ट 3-4 दिनों में अगर जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कॉकटेल है, 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाए तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वायरस को ब्लॉक कर देते हैं। तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इसीलिए उस टाइम अगर जो हम वायरस को अटैक करेंगे तो वायरस आहिस्ते आहिस्ते खत्म ही हो जाता है और लोगों को तकलीफ नहीं होती। 80% लोगों को जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70-75% लोगों को जिनकी मृत्यु हो सकती थी कोमॉर्बिडिटीज की वजह से, उनको भी बचाया जा सकता है इन एंटीबॉडीज के माध्यम से। अब मतलब हमें हर वक्त ये फीलिंग होती है कि अगर ये 2 महीने पहले आ जाती हिंदुस्तान में तो हो सकता है कि इतनी बर्बादी ना होती, इतने लोग ना चले जाते और इतना हमारे को पर्सनल लॉस नहीं होता। पर अब आ गई है तो एक वो हथियार हमारे हाथ में है कि अगर जो किसी बदकिस्मती से किसी को होता है तो वो एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जा सकता है। पर जिनको ऑलरेडी हॉस्पिटल में हो गए 5-7 दिन 10 दिन और उनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है या आईसीयू में पहुंच गए, तो उस टाइम इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका फायदा वही है जब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस को रोकने के लिए। जब वायरस ने अपना नुकसान कर दिया फिर इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। तो ये ध्यान रखना है दिमाग में। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के क्या पहलू? एक तो पहलू ये है कि वैक्सीन इतनी है नहीं कि हर एक हिंदुस्तानी को आज ही मिल जाए। उसकी वजह से, जो लिमिटेड सप्लाई की वजह से जो सोचा गया कि पहले एल्डरली और कोमॉर्बिड को दे दो, फिर 50 साल के 45 साल, और फिर गवर्नमेंट ने 1 मई से इसको खोल दिया। अब खोलने से ये तो हुआ नहीं कि वैक्सीन ज्यादा मिलने लगी, पर डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो गया। तो उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन है अभी। बट
हमें उम्मीद है कि ये जून के मिडल तक इनफ वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कि इसमें भी शांति आ जाएगी कि लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जिनको 2 वैक्सीन डोज लगे हैं, उसमें ये हमारा एक्सपीरियंस रहा कि उनको भी 5-7% उन लोगों को फिर भी संक्रमण हुआ है, पर जो उनके सिम्टम थे बहुत माइल्ड थे और वो घर पे ही ठीक रहे। सिर्फ जैसे हमारे डॉक्टरों में से 400 डॉक्टरों में से कोई 7-8 डॉक्टर्स को तकलीफ हुई। उनमें से 7 तो थे वो तो घर पे ही रिकवर होके 11वें दिन काम पे वापस आ गए, क्योंकि उनको कोई ज्यादा सिम्टम नहीं हुए जिनको वैक्सीन लगी थी। उनमें से सिर्फ एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, वो भी 3 दिन बाद वो घर चली गई। जिन लोगों को नहीं लगा था, जिन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी दिखाई थी कि उनको अवेलेबल थी पर उन्होंने कहा हमें नहीं लगवानी क्योंकि हमें विश्वास नहीं है वैक्सीन के ऊपर, उनमें से 15% लोगों को बीमारी हुई है और उनमें से आधे लोगों को हॉस्पिटल में आना पड़ा, एक की मृत्यु भी हुई, पर बाकी हॉस्पिटल में ठीक होके चले गए, क्योंकि यूजुअली यंग लोग थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये समझना है हमें कि वैक्सीन लग गई, 2 डोज भी लग गए, तो फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन फिर से हो सकता है, तो मास्क फिर भी नहीं छोड़ना है। ये हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग नहीं बदलनी है। पर जब ये हमारे को फायदा कब होगा, जब 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो एक तो प्रोटेक्शन आपको है इतनी कि एक तो चांसेस कम है जिनको 2 डोज लग गए, पर उनको ये भी है कि अगर जो हो भी गया तो माइल्ड होगा। पर इसका मतलब मेरे कहने का ये मतलब मत निकाले कि कोई बात नहीं, हम तो अब लापरवाह हो सकते हैं, ये मतलब नहीं है। सो इसीलिए एक तो जिसको वैक्सीन मिल रही है उसको लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन की ड्राइव बढ़ती जाएगी और सबको 2-2 डोज मिलते जाएंगे और हमारा अनुमान है कि नवंबर दिसंबर तक इतने लोगों को लग जाएगी ये वैक्सीन कि उसको, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल शील्ड, ह्यूमन शील्ड कहते हैं, उस तक हम पहुंच जाएंगे। तब हमें लगेगा ऐसा कि अब डेंजर बहुत कम हो गया है, तब हम रिलैक्स करना शुरू कर सकते हैं, तब हम अपनी सोशल लाइफ को आहिस्ते आहिस्ते रिज्यूम कर सकते हैं, पर तब तक नहीं। ये एक तो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। दूसरा कि बहुत सारी कंफ्यूजन हुई इस दौरान में कि भाई कौन सी दवाई कब दी जाए। तो कोई बोल रहा था हमने शुरू किया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, फिर आइवरमेक्टिन आई, फिर ऐसी दवाइयां, विटामिन सी, जिंक, इनका कोई एक्चुअली रोल निकला नहीं। विटामिन खाने से तो कोई नुकसान नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज भी किया गया तो स्टडीज ने दिखाया कि उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। फिर बात हुई कि रेमडेसिविर आई। रेमडेसिविर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि रेमडेसिविर जैसे रामबाण नहीं है, उसके ऊपर मतलब उसका जो टाइम है वो पहले 10 दिन में अगर जो रेमडेसिविर दी जाए तो उसका फायदा होता है, उससे हॉस्पिटलाइजेशन कुछ 4-5 दिन शॉर्टर हो जाती है। पर रेमडेसिविर हर एक को देने का फायदा नहीं, जिसको माइल्ड भी है और जिसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही, उन्हीं को देनी है जिनके लंग्स के ऊपर पैच बन गए। तो ये क्या हुआ, ये लोगों ने समझा कि ये सब लेके रख लो घर पे, तो वो कमी पड़ गई और लोगों ने उसका फायदा भी उठाया, ब्लैक मार्केट भी हुई, लोगों को तकलीफ भी हुई। पर ये बात आप लोगों को समझनी है और समझानी भी है अपने सब लोगों को कि जो दवाई है वो उचित सिर्फ डॉक्टर ही डिस्क्राइब कर सकता है, पब्लिक व्हाट्सएप नहीं कर सकता। क्योंकि ये सब खबरें व्हाट्सएप पे फैलती हैं तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। पर अपने डॉक्टर से पूछ भी तो लो कि भाई रेमडेसिविर कब देनी होती है। सिमिलरली एक आप लोगों ने सुना होगा टोसिजुमैब, वो भी एक ऐसी मेडिसिन है कि जब अगर जो बहुत ही भयंकर लंग्स की इन्फ्लेमेशन है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, तो टोसिजुमैब देते हैं। वो भी उसी टाइम और उसी को उचित है जिसको ये स्टेज पे पहुंचे।
तो ये भी नहीं लोगों ने मार्केट में खरीद के घर पे रख ली, शॉर्टेज हुई तो अब वो 40,000 की दवाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बिकी। तो ये भी हमें फिर से नहीं करना है, क्योंकि अब सप्लाईज काफी है, घबराने की बात नहीं है। अगर जो कभी जरूरत पड़ेगी तो दवाइयां मिल जाएंगी, और उसको पूरा डॉक्टर से समझ के ले। तो इसीलिए अब हमारी क्या तैयारी है कि अब तीसरी वेव से कैसे बचा जाए। तो इसका एक मैं आंकड़ा आपको सुनाता हूं कि अगर जो हम हर रोज 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, तो ये जो थर्ड वेव आएगी उसको 25% से कम किया जा सकता है। अगर जो हम 70 लाख दिन में लगा दें डोसेस सारे इंडिया में, तो ये 50% से भी कम इसको लाया जा सकता है। और अगर जो हम 80-90 हजार शॉट्स दिन में लगा सकें, तो इसको बिल्कुल 10-20% पे लाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा सबसे मेन कंसंट्रेशन अब ये है कि सबको वैक्सीन लगे, और नेक्स्ट वेव जिसकी संभावना अक्टूबर नवंबर में है, उसमें उस तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए, तो ये हमें को बहुत राहत मिल सकती है थर्ड वेव से। और उसके बाद ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो डिसअपियर ही हो जाए। अगर जो लोग रहेंगे नहीं इन्फेक्शन के लायक, किसी को इन्फेक्शन होगा नहीं, तो वायरस म्यूटेट भी नहीं कर सकता। तो वायरस म्यूटेट भी करता है पेशेंट के अंदर जिसको इन्फेक्शन हो गया, तो हवा में म्यूटेट नहीं करता है। तो इसीलिए अब आप लोग जुट के यही काम करना है हमें कि एक तो अपनी पर्सनल केयर, दूसरा वैक्सीन के ऊपर पूरा दे, लोगों को इनकरेज करें, खुद भी लें, क्योंकि वैक्सीन से कोई आज तक मरा नहीं है। वैक्सीन के बगैर बहुत बहुत सारे चले गए। अब आप लोगों ने टीवी या अखबार में पढ़ा भी होगा कि कुछ डॉक्टर थे जिन्हों को दोनों डोज लगे थे, उनकी फिर भी मृत्यु हो गई। और ये सही बात है, पर हमने उन सब केसेस को अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो ये देखा गया है कि सब में ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज थी। कोमॉर्बिडिटीज ऐसी थी कि काफी एडवांस स्टेज पे थी। या तो किसी को ऑटो इम्यून डिजीज थी, किसी को कैंसर की हिस्ट्री थी, किसी को लंग का प्रॉब्लम था पहले से ही, बहुत सीवियर एस्मा वगैरह था, तो उन लोगों को जरूर तकलीफ हुई। तो ये वो जो लोग हैं जो अभी वैक्सीन के दौरान से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और उनको तकलीफ हो सकती है, उनको और भी डबल केयरफुल रहना है। और अगर जो आप एक हिस्ट्री देखोगे कि बच्चों ने सोचा, बच्चे मीन्स अडल्ट बच्चे, कि भाई बुजुर्गों को तो संभालना है, उनको लग सकती है, हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा। पर कितने सैकड़ों केसेस में आपको दिखाऊं कि बुजुर्गों को बच्चों से हुआ, जो बाहर जाके मिलते जुलते लोगों के साथ डिनर खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनसे हुआ। तो अगर जो आप एक 30, 40, 45 साल के बच्चे जो पहले सोचते थे कि हमें कुछ नहीं होगा, इस दौरान में उनको भी बहुत हुआ है, तो इसलिए उनको भी चौकन्ना रहना है। क्योंकि अगर जो कोई बाहर से लापरवाही करके घर पे लाता है और अपने पेरेंट्स को देता है, तो और उनको बहुत सीरियस हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, तो आप अपने आप को कभी फॉरगिव नहीं करोगे। तो ये बच्चों को समझाना है कि ये बहादुरी का टाइम नहीं है, ये सोशलाइजेशन का टाइम नहीं है। अनलॉकिंग होगी, अब जैसे अनलॉकिंग होगी, जो पहली बार हमने गलती करी थी वो इस बार नहीं करनी है। अपने आप को घर पे जितना सेफ रखना है, जिसको जाना पड़ेगा काम पे जाए, पर अननेसेसरी बाहर घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने आप को हेल्थी रखने के लिए सिर्फ 2 चीजें जो एसेंशियल हैं, एक तो आपको अपना न्यूट्रिशन ठीक रखना है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, दूसरा एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज कई लोग पूछते हैं घर के अंदर क्या कर सके, योगा करिए। योगा के सारे आसन जो हैं वो मसल मास को बढ़ाते हैं और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये 2 चीजें तो एसेंशियल है कि हर एक शख्स करे। अब तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि इस दौरान में
क्योंकि अब 15 महीने 16 महीने हो रहे हैं, थक गए हैं सब लोग, डॉक्टर भी थक गए हैं, लोग भी थक गए हैं, और नुकसान भी हुआ है, इनकम्स चली गई, जॉब्स चली गई, बिजनेस बंद हो गए, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा स्ट्रेस सब पे हुआ है। तो अनुलोम विलोम, मेडिटेशन सबसे बढ़िया रिलैक्सेशन टेक्निक है जो आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो 3 चीजों से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल स्टेबिलिटी बाय ट्रीटिंग योरसेल्फ, देन वो अपने लिए बेस्ट कर सकते हो आप। अब ये सिनारियो तो मैंने दे दिया, सिनारियो आपको। अब आपके पास मैं यहाँ रुकूंगा, अगर जो आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं जरूर जवाब दे सकता हूँ। 15 मिनट और है मेरे पास। जी। तो जैसा आप करेंगे वैसा होगा। तरुण, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डॉक्टर साहब के समक्ष रखें। तरुण कालानी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि थर्ड वेव के लिए हमारे को वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, बट वो तो आई थिंक मोर और लेस गवर्नमेंट के हाथ में है। एज अ कॉमन मैन वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। तो हमको और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? डेफिनेटली कीपिंग फिट एंड अदर थिंग्स आपने बताई। फॉर द किड्स, जिसमें बोला जा रहा है कि थर्ड वेव के अंदर में किड्स को बहुत परेशानी होगी, सेकेंड वेव में भी हुई है, किड्स भी पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या करा जा सकता है? देखो, ऐसा है कि किड्स तो पहले वेव में भी पॉजिटिव हुए थे, पर क्योंकि वेव ही 1 लाख तक गई थी, तो प्रोपोर्शन छोटा है बच्चों का, और बच्चों में ज्यादातर वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन से निकल गए थे पहली वेव में। अब सेकेंड वेव में क्या है कि 4 लाख, मतलब 4 गुना लोगों को ऑन अ डेली बेसिस तकलीफ हुई। तो इसका मतलब बच्चों का भी जो संख्या थी वो 4 गुना हो गई। फिर भी हमने देखा है कि बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग हैं, 2 से 4% बच्चे, जिनको कोई तकलीफ हुई ज्यादा। और वो ये देख रहे हैं हम कि इस वायरस के बाद वो मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम कुछ बच्चों में भी हुआ और कुछ अडल्ट्स में भी हो रहा है, जिससे ये वायरस जो है सारे ऑर्गन्स को इन्फ्लेम कर देता है और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा रहता है। आज ही के दिन एक 29 ईयर ओल्ड लड़का है हमारे पास वेदांता में, जो कल रात को आया था। उसको 2 हफ्ते हो गए कोरोना को खत्म हुए, पर उसको समझ नहीं आया, फीवर, उसके हार्ट के आसपास फ्लूइड, लंग्स में फ्लूइड। उसकी डायग्नोसिस यही करी कि ये मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम है। उसको IgG जो स्पेशल प्रोटीन होती है, प्लाज्मा होता है, वो दिया गया, और उससे ओवरनाइट से आज सुबह तक उसकी कंडीशन जो है 75% इंप्रूव हुई। तो अगर जो ये प्रॉब्लम आता है किसी को और कोई रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये इसका सिंड्रोम है, तो उसको बिल्कुल इमीडिएटली राहत मिल सकती है। तो ये कई चीजें हैं जो नई आई हैं, जैसे मैंने बताया ब्लैक फंगस आया, उसका भी इलाज निकल ही गया ना। पहले हम देखते थे कोई, मतलब जो डॉक्टर कहते थे अगर साल में 1-2 केस देखे बहुत हैं, आज तो मैं 30 दिन में देख रहा हूँ, 1 दिन में देख रहा हूँ। तो वो जो उसका सबको समझ आ गई कि कैसे डायग्नोज करना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए तो उसका रिकवरी भी हो रही है। नहीं तो उसकी 90% मोर्टेलिटी है जो ट्रीट ना किया जाए ठीक तरीके से ब्लैक फंगस को। सो ये सब बातें आ रही हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं और उसका हल भी निकालना है। बट कहने को तो फिर वहीं पहुंच जाता हूं मैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अभी जल्दी है। आप 4-5 महीनों की बात है, 6 महीनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जिसको जरूरी है बाहर निकलना वो निकले, जिसको जरूरी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करे। जो जाता भी है अपने आप को प्रोटेक्शन करके आए, जैसे घर पे आएंगे अपने कपड़े बदले, नहा के फिर फैमिली मेंबर से मिले। ये तो हमने प्रोटेक्शन पहले से बता रखी है, उसको और डबल करना है आप, क्योंकि ये वायरस डबल हो गया है। हाँ जी, आगे कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, ये जो प्लाज्मा एंड रेमडेसिविर आपने बोला, थोड़ा सा कवर किया आपने, लेकिन
अभी भी ये काफी जगह काम में ले रहे हैं और इसका यूसेज सही है टू ट्रीट कोविड या नहीं है? जयपुर में तो अभी भी लोग प्लाज्मा कर रहे हैं डोनेट, तो इसके लिए आपका क्या विचार है डॉक्टर साहब? देखो, प्लाज्मा का कोई खास जो है एंटीबॉडी इन्फ्यूजन का कोई खास रिजल्ट निकला नहीं, और क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, उसकी तादाद ही इतनी नहीं होती और वो डायरेक्ट वायरस को अटैक कर सकती नहीं कर सकती, ये किसी को नहीं पता। तभी ये जो लेबोरेटरी में बनाई गई हैं दो एंटीबॉडी जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आपने देखा होगा टीवी पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को हो गया था, ये नवंबर की बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ था, उसको ये इंजेक्शन लगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो बहुत इफेक्टिव हैं वायरस को बंद करने में, और वो 2 दिन के बाद घर वाशिंगटन अपने व्हाइट हाउस वापस चले गए और वहां से काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हमने कई पेशेंट्स को देखा था जो हमारे पास आए थे और उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अमेरिका से मंगाई और वो उनका कोई रिलेटिव वगैरह लेके आ गया और उनको लगाई, तो वो 2-2 दिन में घर वापस चले गए। तो इसीलिए हमने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए हमने साइंटिस्ट से सारी एंगेजमेंट करी, कंपनी से एंगेजमेंट करी कि इसको इंडिया लाना चाहिए, और DCGI ने इसको फुल परमिशन दे दी कि हाँ ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, तो लाओ। सो अगर जो आप ब्लड देते हैं प्लाज्मा पेशेंट का और ये 2 बोतलें देखते हैं जिससे हम उसको मिक्स करके देते हैं, तो ये वो नेचुरल प्लाज्मा से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है वायरस को थामने में। तो इसीलिए दैट इज व्हाई दिस इज नाउ द न्यू ट्रीटमेंट। प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कोविड के बाद जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोगों को स्लीपलेसनेस रहती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? एंड इसका कोई एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, बट काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये देखो, ये तो सही बात है कि ये मल्टी फैक्टोरियल है। किसी का कोई रिलेटिव चला गया, किसी के फादर चले गए, मदर दोनों चले गए इस दौर में, बच्चे अनाथ हो गए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तो ये मल्टीपल रीजन है जो ऐसा भार सबके ऊपर पड़ा है लोग किसी न किसी तरीके से, कि उसमें जरूरी बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस होगी। तो मेंटल डिस्टर्बेंस के टाइम सब सपोर्ट सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तभी हमारे इंडिया में ये फायदा है कि हमारा एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम जो है 95% लोगों में अच्छी सपोर्ट है। 5% में हो सकता है कि फैमिली में इतनी तालमेल नहीं है, बट फैमिली का फर्ज इसमें बहुत ज्यादा आता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, किसी तरीके से भी सपोर्ट करना है, क्योंकि ये मेंटल प्रॉब्लम हर एक को होगा। और मैं बता रहा हूँ हम डॉक्टरों को भी है, क्योंकि हम डॉक्टर बने थे लाइफ बचाने के लिए। अगर जो हमारे सामने इतने लोगों की मृत्यु हो रही है तो हमारे डॉक्टरों का भी सांस टूट रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए भी, मतलब हम बाहर नहीं रो सकते तो हम अंदर तो रोते रहते हैं इस बात से कि कितने लोगों को तकलीफ हुई। तो ये वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके साथ एक तो मैंने बताया मेडिटेशन, फैमिली सपोर्ट, some entertainment to distract you, these are the only things you can do। क्योंकि आज के दिन तो टीवी भी खोलो तो डिप्रेसिंग है। तो मूवीज, म्यूजिक, फैमिली से तालमेल, दोस्तों से, ये सपोर्ट सर्विसेज आर द वंस कि इस डिफिकल्ट पीरियड से निकालते हैं हम सबको। I would request Ashish Bhaiya if you want to ask a few questions. Ashish Bhaiya. नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। 2 क्वेश्चंस आए हैं। किसी ने ये पूछा है कि उनको थोड़ा हल्का फीवर था, सुनने में आया है कि जिन लोगों को थोड़ा फीवर है या कुछ है तो उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं कि फीवर क्यों है।
इसीलिए कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है जो भी है उस टाइम नहीं लगवाना चाहिए। अगर जो वो 1-2 दिन का फीवर है तो उसके 2-4-5 दिन बाद लगवा सकते हैं जब वो खत्म हो जाए। पर अगर जो प्रोलॉन्ग फीवर है तो उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कोविड तो नहीं था, तो उसमें कोविड में के टाइम में नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन। कोविड और के कोई और वायरल इन्फेक्शन है उस टाइम भी नहीं लगवानी चाहिए। कोविड होने के कितने समय बाद लगवा लेना चाहिए डॉक्टर साहब? कोविड अगर किसी को होके निकल गया है 6 हफ्ते बाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कोई कैंसर पेशेंट्स हैं तो उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए, सबको लग सकती है वैक्सीन। सिर्फ अभी जो इंडिया में प्रेग्नेंट लेडीज और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनके लिए अभी भी सावधानी है, क्योंकि उस पर काफी डेटा नहीं है हमारे पास। अमेरिका वगैरह में उनके लिए भी अलाउड हो गया है। सो दैट्स ये उनको छोड़ के आज के दिन उसमें थोड़ा डेटा ऑलरेडी आया है कि ठीक है, सेफ है, पर अभी सर्टिफाई नहीं कर सकते कि बिल्कुल सेफ है अभी, पर आने वाले टाइम में हो जाएगा वो भी। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि स्पेनिश फ्लू के टाइम में हिस्टोरिकली पहला वेव जो आया था उसके 32 हफ्ते बाद दूसरा वेव आया था और उसके 32 हफ्ते बाद ही तीसरा वेव आया था, जैसा आपने पहले बताया। तो क्या इसमें कोई थर्ड वेव के बाद भी कोई फोर्थ वेव या इस तरह का भी कुछ है, या मतलब अगर वैक्सीन हो जाती है 70% जनसंख्या को अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, तो उसके बाद मतलब ये वायरस डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा हुआ। देखो, अगर जो हिस्ट्री को समझे हम, तो स्पेनिश फ्लू जब तीसरी वेव के 1 हफ्ते बाद खत्म ही हो गया। ओके। तो ये हम भी होप यही कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल चला था वो, तो हमारे भी 2 साल हो जाएंगे। तो पैटर्न तो वैसा ही लग रहा है। अगर जो वैसा ही पैटर्न हुआ तो बहुत अच्छा कि चलो जो तबाही हुई पर एटलीस्ट खत्म तो हुआ। डॉक्टर साहब, एक वैक्सीनेशन जो है वो बिलो 18 इयर्स वालों को भी, मतलब जैसे अगर अवेलेबिलिटी होना चालू हो जाए तो लगा लेना चाहिए, जैसे किसी ने पूछा है किड्स को भी वैक्सीन अगर अलाउ हो। बिलो 18 में ऐसा है कि एक किसी वैक्सीन की सेफ्टी को देखने के लिए उसको फेज 1 फेज 2 ट्रायल होनी चाहिए। तो अब वो फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स तो हो रही हैं और ये कोवैक्सीन वाले कर रहे हैं। जो अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वालों ने करी है स्टडी, उसमें तो सेफ लग रहा है। स्पुतनिक वाले भी कह रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाए कि 12 से 18 साल के ऊपर ये स्टडी चल रही है, फेज 3 में आ गई है, तो जल्द ही पता लग जाएगा कि ये सेफ है, तो फिर बच्चों को लगनी चाहिए, नो क्वेश्चन। अभी डॉक्टर साहब, सुनने में आ रहा था कि इसकी जो वैक्सीन लगाने के बाद उसमें एंटीबॉडीज जो बनती हैं उसकी मियाद 3 से 4 महीने ही रहती है, तो क्या 2 वैक्सीन लगाने के बाद हमें अगले साल या अगले 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में वापस वैक्सीन लगाने पड़ेंगे? ये पॉसिबल है, पर ये पता नहीं है, क्योंकि जो हर एक जो फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, एक बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उनको फाइट करने के लिए, और दूसरा डिफेंस सिस्टम जो है हमारा उसको कहते हैं मेमोरी टी सेल इम्यूनिटी। तो जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी टी सेल की होती है। अभी हमें पता नहीं है कि हमारे को कितनी टी सेल इम्यूनिटी है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है आज के दिन इसको मेजर करने के लिए। पर अभी हमने मेदांता में ये लैब लगा ली है जिसमें 2 हफ्ते के बाद ये टी सेल इम्यूनिटी को हम मेजर कर सकेंगे। जिसकी टी सेल इम्यूनिटी ज्यादा, उसको बूस्टर लगाने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ी। अगर जो टी सेल इम्यूनिटी भी नहीं है और एंटीबॉडीज भी डिसअपीयर हो गए, तब तो फिर लगाना चाहिए बूस्टर डोज। तो इसीलिए ये आप कहेंगे कि एंड ऑफ जून तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो वायरस आए हैं इनकी कितनी एंटीबॉडी के ऊपर वैक्सीन की डिपेंडेंस है, या जिनको हो गया हुआ भी वैक्सीन उनको उन्होंने अपनी एंटीबॉडी बनाई, वो कब तक चलती है। ये सारा डेटा अभी निकल रहा है, इसका पक्का पता नहीं है अभी कि कब तक चलेगा और क्या इसका मतलब है। तो अगर जो आप मुझे अगले महीने पूछोगे तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि क्या मतलब है इसका। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरे पास
जो ये वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर में एक्चुअली कितने दिन तक रहता है? क्योंकि कई लोग हैं जो बोलते हैं इवन आफ्टर 25 डेज दे आर स्टिल गेटिंग रेगुलर फीवर। नहीं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना। अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक 29-year-old बॉय जो अभी 2 हफ्ते उसको हो गए थे, खत्म हुए, अभी इतना सीवियर रिएक्शन हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो नया वायरस आया है कोविड और उसके जो म्यूटेशन आए हैं, खास करके जो B16172 है, उसका अभी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है ये कितना डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसके कई पहलू देखे जा रहे हैं जिसमें लोगों के लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि उनको महीने लग जाते हैं रिकवर होने में। इसमें कई लोग हैं जिनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। ये काफी सीरियस मामला है, तभी तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये देखना कि भाई अब केसेस कम हो गए हैं, उस हिसाब से मत जाएं, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन जितनी करोगे उतनी ही आपको फायदा होगा, उतनी ही आपको तकलीफ कम होगी। सो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि अपनी प्रोटेक्शन और फिर वैक्सीनेशन, इन दोनों की प्रोटेक्शन दिसंबर तक चलाने दो। हो सकता है उस टाइम ऐसा करें कि हम कहें कि अब इसका डेंजर इतना कम हो गया है कि आहिस्ते आहिस्ते हम मास्क उतारने शुरू करें, पर मेरे को अनुमान ऐसा है कि दिसंबर से पहले ये राहत नहीं मिलेगी। क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं चैट में, सारे तो नहीं ले पाएंगे, बट कैन वी टेक फ्यू मोर, 3 or 4 more if the time permits? या 2-3-4 नहीं, एक ले लो, फिर अगर जो कुछ ज्यादा बचेंगे तो मुझे ईमेल कर दो, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। ठीक। जाने से पहले एक क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान में ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस ने बहुत परेशान कर रखा है लोगों को, तो अगर आप इस पे थोड़ी सी लाइट दे देंगे, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अच्छा, तो ये पहली बात तो ये है कि फंगस एनवायरनमेंट में सारा टाइम है, फंगस कोई नई चीज नहीं है, और खास करके सॉइल में ज्यादा पाया जाता है। आप भी देखोगे आपके घर के अंदर अगर जो दीवार गीली हो रही है बार बार, तो उसके अंदर भी फंगस लग जाता है। तो फंगस की कई वैरायटीज हैं, पर ये म्यूकोमाइकोसिस जो है और एस्परजिलोसिस है, ये व्हाइट फंगस जो येलो फंगस की बातें कर रहे हैं हम, ये हैं, पर ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जिसको हम कहते हैं कि ये तब अटैक करते हैं जब एक शख्स की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए। तो ये जो सेकंड दौर है जिसमें बहुत लोगों को लंबी लंबी इलनेस हुई, बहुत लंबे लंबे समय तक कॉर्टिसोन हाई डोज में देना पड़ा उनको उनकी जान बचाने के लिए, उन लोगों को, और खास करके उनको जिनको डायबिटीज है, अगर जो ये कॉम्बिनेशन था हाई डोज कॉर्टिसोन और डायबिटीज और लॉन्ग पीरियड के लिए, वो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज ऐसे हो गए कि उनको ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस लगा है। अब इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले तो ये नाक से सबसे कॉमन जो सिम्टम आएगा कि नाक में बहुत ब्लॉकेज आ गए, और मतलब कुछ तकलीफ सी रहेगी सारा टाइम, और कई बार आप जैसे छींक मारेंगे या ब्लो करेंगे नोज तो कुछ थोड़ा ब्लड निकलेगा, वो जो यहाँ से नाक से अपने साइनसेस में जाएगा। साइनसेस का मतलब ये है कि आपको यहाँ कुछ पेन हो या कोई रेडनेस दिखे एक जगह, एक तरफ, दोनों तरफ, उसके बाद ये जाएगा आंखों में। तो आंखों में सिम्टम क्या आएगा कि आपको ब्लरीनेस आएगी, आंख सूज जाएगी, और उसके बाद ये जाएगा ब्रेन में। तो आपको जिन लोगों को ये वल्नरेबिलिटी है, लॉन्ग इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिसोन, डायबिटीज और अदर ऑटोइम्यून डिजीज, उनको तो पहले ही कॉन्शियस रहना चाहिए कि अगर जो कोई तकलीफ ऐसी होती है तो इमीडिएटली अपने आप को, और ये मुंह में भी हो सकता है, दांत ढीले हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली ईएनटी डॉक्टर या डेंटल से बात करें, इमीडिएटली उनको दिखाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये
म्यूकोर है कि नहीं है, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगी उसका इलाज आज है, आप बच जाएंगे। और इसका इलाज यही है कि उसको जहां जहां म्यूकस लगा हुआ फंगस, उसको उस जगह को निकाल दिया जाए, जैसे नोज और साइनसेस को स्क्रैप करके निकाल लेते हैं। तो अगर जो ये इधर साइनसेस में ही कंटेन्ड है तो इसका रिकवरी रेट बहुत हाई है, 95-97%। अगर जो ये आंख में फैल गया या ब्रेन में चला गया तो ये सडनली 70% डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जस्ट सिर्फ डॉक्टर से एग्जामिन कराना है कि है तो नहीं। ये भी नहीं मैं चाहता कि सारा दिन लोग इसी फिक्र में ही इतने तकलीफ में आ जाए, पर मतलब अगर जो कोई शक होता है तो इसको दिखा लिया जाना चाहिए। सो ये तो हुआ म्यूकोरमाइकोसिस के, हर एक को नहीं है, हर एक को ये फिक्र नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लोग जिनको कॉर्टिसोल नहीं लगा बहुत लंबा, जो डायबिटिक नहीं है, जो इनको कोविड नहीं हुआ था, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल जो पाया जाता है ये हर मिलियन पॉपुलेशन में 13-14 पेशेंट्स को होता है सिर्फ। तो ये रेयर चीज है, बट अब ये बहुत बढ़ गई है। ओके, और इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन फंगस का है तो मुझे बताओ। और इसमें वो जो एम्फोटेरिसिन की कमी थी अब वो पूरी हो गई है, अब आनी शुरू हो गई है। एक क्वेश्चन था लास्ट, ये जो आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोला कि ये लगाने से ठीक हो जाता है, तो क्या ये अवेलेबल हैं और नहीं है तो ये कब तक अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द मासेस? ये तो अवेलेबल है, मैदानता में तो है। तो बाकियों ने शायद लिए होंगे कि नहीं लिए, पर हमने तो पूरी शुरू से ही रखे हैं और ये रोज लग रहे हैं लोगों को जिनको। पर वो इसका सीक्रेट यही है कि अगर जो RT-PCR जिस दिन पॉजिटिव हो उसके नेक्स्ट 3-4 दिन में लग जाना चाहिए। और अगर जितना क्लोजर, जितनी जल्दी लगेगा उतना ही फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता आपकी बॉडी के अंदर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समय की मर्यादा है, क्वेश्चन बहुत है, निश्चित रूप से हम आपको मेल पर जो क्वेश्चन है वो भेजकर और जवाब मांगेंगे। मैं आपको पुनः राजेश कालानी फाउंडेशन, BS गुप्ता चैरिटी, आज हजारों लोगों ने आज आपको सुना है डॉक्टर साहब। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो ये टाइम है, जैसे आप लोगों की वजह से ये सुकून मिलता है। जी डॉक्टर साहब, और लगातार हम लोग कैंप लगाते रहते हैं, आपका सहयोग मिलता रहता है। अब निश्चित अगले कैंप में हम चाहेंगे कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब परिस्थितियां तो ये जरूर आएगा, पर मेरे को लगता है कि ये दिसंबर से पहले नहीं आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जुगल शर्मा जी को भी, और मनोज कुमार जी को, और अशोक बब्बर साहब को भी, कि जिन्होंने इस वेबिनार जी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी उनका आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पुनः आप सबका भी आभार, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप ना जुड़ते तो शायद ये वेबिनार इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। राजेश कालानी फाउंडेशन ने जो पिछली बार कैंप लगाया था उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कलन जी, थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच।